Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 11th chemistry. So we were discussing chapter 2, that is structure of atom. This is the revision lecture of our chapter. इससे पहले हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिए थे, एक एक टॉपिक, राइट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मॉडल्स, राइट। ये इन सारी चीज़ों को आज से हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, पूरी थ्योरी रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम इसके चैप्टर के बेस पे एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स एंड जो पेपर में आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन पार्ट 1। हम इस रिवीजन को भी दो पार्ट में करेंगे, एक पार्ट 1 में करेंगे और एक पार्ट 2 में करेंगे। सो पार्ट 1 में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एटम के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये जो हैं, जो एटम के अंदर प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स हैं, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है हमारे पास? वो पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। एटम हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखो हमने अभी स्टडी करके हटे हैं कि एटम का कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, राइट। ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, ये सब कुछ प्रेजेंट है। ऑफ इट्स ऑन एंड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, मतलब ऐसे पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हमें पता लग गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो अब हम इनकी स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया, प्रोटॉन कैसे आया एंड न्यूट्रॉन कैसे आया। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे आया, दैट इज स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के हेल्प से। तो ये सेटअप था हमारे पास कैथोड रे का। ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसको हमने एक वैक्यूम पंप से अटैच कर दिया था। एक इलेक्ट्रोड, हमने दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर फिट किए, जिसको हमने नेगेटिव चार्ज से फिट किया और दूसरे को पॉजिटिव चार्ज से। तो जिसको हमने नेगेटिव चार्ज से फिट किया उसे हमने क्या, कैथोड, और जिसे हमने पॉजिटिव चार्ज से फिट किया उसे हमने क्या कहा, एनोड। तो जैसे ही हमने फिट किया और इसके अंदर जो वैक्यूम पंप से हमने एयर को काफ़ी रिड्यूस कर दिया, जो अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो बहुत कम कर दिया, तो क्या पता लगा हमारे पास कि यहाँ कैथोड से कुछ रेज ट्रेवल करने लगी एनोड की तरफ, जिसके वजह से जो ये एनोड था वो ग्रीन कलर का ग्लो करने लगा था। ग्रीन कलर का ग्लो करने लग गया था। ये रेज हमें चलते हुए तो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन कैसे पता लग रहा था कि जो ये एनोड था ना वो ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि कुछ रेज ट्रेवल कर रही हैं एनोड की तरफ, राइट। तो यहाँ से हमें पता लग गया था कि कुछ कैथोड से एनोड की रेज ट्रेवल कर रही हैं, एनोड की तरफ कुछ चीज़ें जा रही हैं। तो उसी से हमने निकाला था कैथोड रे। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के? पहला था जो द कैथोड इज स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड, कि वो उसने सबसे पहले नेगेटिव चार्ज से शुरू किया। ठीक है। नेगेटिव चार्ज से शुरू किया और पॉजिटिव चार्ज पे गया। सेकंड में क्या आया? कैथोड रे आर इनविजिबल रेज। ये हमें दिखाई नहीं दे रही थी, इनविजिबल थी, बट कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल लाइक फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। लेकिन अगर मैं फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज करती हूँ तो कुछ हमें जो रेज है वो भी ट्रेवल दिखाई देंगी और उसकी वजह से क्या होएगा, जो हमारा एनोड होएगा वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही कोई चीज़, ये मेरा मान लो कि एनोड है, ये मेरा कैथोड है, तो कैथोड से जैसे ही रेज गई ये मेरा इससे हिट किया और ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कैथोड रे का पता लगा कि ये इनविजिबल है, मतलब दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हम इसका पता लगा सकते हैं कैसे? फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स को यूज़ करके, जिसके वजह से एनोड जो है वो ग्रीन कलर या कोई और कलर में ग्लो करने लगेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि इस पे कुछ बम्बार्डमेंट हुई है। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो
तो क्या कहना चाहता है कि अगर मैं इसके अंदर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाऊं, मतलब बाहर से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना दूं या बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड ना दूं, तो ये सीधी सीधी ट्रेवल करेंगी, कहीं पे बैंड नहीं करेगी, सिर्फ सीधी सीधी ट्रेवल करेंगी, राइट। नेक्स्ट इज the behavior of cathode rays are similar to negative charge particles. इन कैथोड रेज का जो बिहेवियर था, मतलब जो इनके अंदर के होने वाली सिमिलैरिटीज थी, वो किससे थी? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से थी। सजेस्टेड दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला जो कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बना है, जो उन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। The characteristics of the cathode ray do not depend upon the material of electrons and the nature of gas present in the cathode ray tube. तो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि जो हमारे कैथोड रे की करेक्टरिस्टिक है, मतलब जो उसके अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिपेंड नहीं करते कि हमने एक तो इलेक्ट्रॉन कौन से मटेरियल को यूज़ किया, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, और दूसरा नेचर ऑफ गैस, के अंदर गैस कौन सी प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। वो जस्ट क्या करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास रेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी, एनोड को जाके हिट होंगी, सिंपल ये होएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कैथोड रेज की बात करेंगे तो वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ रेज को प्रोड्यूस करेगा, और वो रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ से डेफिनेशन क्या आई थी हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इसके ऊपर मास होता है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 यूनिट फंडामेंटल चार्ज है, दैट इज -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और जो हमारे पास इसके ऊपर मास आता है वो आता है 9.1 × 10⁻28, ठीक है। ये हमारे पास मास आता है और ये हमारे पास चार्ज आता है, चार्ज को हम हमेशा कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन था। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन का केस। अब प्रोटॉन्स कैसे आए थे? प्रोटॉन आए थे एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। तो गोल्डस्टीन जो थे ना, वो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब हमारे पास अगर एक एटम को हम बोल रहे कि न्यूट्रल है, तो अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होना बनते हैं। तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स डेट इज प्रोटॉन्स की खोज करी एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। तो उन्होंने क्या किया, यही अगेन डिस्चार्ज ट्यूब भी लिया, बट उसमें परफोरेटेड कैथोड लगाया। कौन सा लगाया? परफोरेटेड कैथोड, मतलब परफोरेटेड का मतलब क्या? जालीदार, ठीक है, जालीदार कैथोड लगाया, जहां से हमने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज से रेज भेजी और नेगेटिव चार्ज से कोई कनेक्शन नहीं करा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को कहां से कनेक्ट किया था? परफोरेटेड कैथोड से किया था। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही यहाँ से कैथोड के एनोड की तरफ से रेज गई तो यहाँ पर नॉर्मल रेज जा रही थी, और कुछ जो थे वहाँ पे जो थे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो रिफ्लेक्ट बैक हो गए, लेकिन पॉजिटिव रेज जो थी वो सीधी सीधी चलेगी। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर पॉजिटिव रेज भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में अब एनोड के केस में हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को फिल किया था, मतलब टाइप ऑफ गैस हमारी फिक्स थी, हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया था। और दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पर हमने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था, यहाँ पर हमने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था, मतलब कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट में नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंस आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप था एनोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या आई थी एनोड रेज को? अब एनोड रेज को हम एनोड रेज भी कहते हैं, केनाल रेज भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रेज भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एनोड रेज को कैथोड रेज एक ही बात है, ठीक है। तो केनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो केनाल रेज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि इंडिकेट करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ दीज रेज इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
मतलब कि अगर इनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए तो ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि ये अगर मैंने सपोज किया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सट्रैक्ट कर दिया तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सीधे जा रहे हैं वो बेंड हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ। फिर द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंस आ जाती है नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंस आ जाएगी कि गैस किस टाइप की हमने ली है। नेक्स्ट इज दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, हाउ एवर देयर स्पीड इज मच लेस देन द कैथोड रेज। अब यहाँ पर ये बात आई थी कि ये भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगे, लेकिन जो इनकी स्पीड है ना वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड से कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भाग रहा था और इनकी स्पीड जो है वो कम थी इलेक्ट्रॉन से के रिप्रेजेंटेटिवली, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्दर एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट व्हेन हाइड्रोजन गैस, अब हमने जब हाइड्रोजन गैस को लिया, इज टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वर प्रोड्यूस। तो बहुत हल्के से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए जिनके पास चार्ज था 1.6। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव थे तो प्लस चार्ज आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इनका जो मास था वो था इलेक्ट्रॉन के मास से हैवी, इसलिए इनकी स्पीड जो है वो कम हो गई थी। तो क्या है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, उसकी क्या थी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, इसकी आई थी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, जो कि हाइड्रोजन के मास से बहुत सेम थी, नियरली सेम एज दी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के एटम से बहुत सेम थी। और इन चार्ज पार्टिकल्स को हमने नाम दे दिया प्रोटॉन्स, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। A proton may be defined as the fundamental particle which carries 1 unit positive charge and has a mass nearly equal to that of hydrogen atom. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि प्रोटॉन जो है वो है जिसके ऊपर 1 यूनिट फंडामेंटल, मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसका मास जो होता है वो हाइड्रोजन के मास से काफ़ी हद तक सेम होता है। तो चार्ज क्या आता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम और मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये हमारे पास प्रोटॉन का केस के लिए ऑब्जर्वेशंस आई थी। नेक्स्ट जो है एटॉमिक मॉडल। अब जब ये दोनों आगे थे ना तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, उससे पहले हमारे पास 2 मॉडल आ गए थे और वो 2 मॉडल कौन से थे, जे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। जे थॉमसन ने क्या कहा था कि जो उन्होंने बोला कि एक जो एटम होता है ना वो स्फेरिकल शेप का होता है, सर्कुलर होता है, जो कि पूरा जो शेल होता है ना, जितना भी आपको ये रेड पार्ट दिख रहा है, ये सारा जो भी रेड पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये जितना भी है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक वाटरमेलन के अंदर जितना भी उसका रेड कलर का पार्ट होता है, फ्रूट पार्ट होता है, वो हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और जो सीड होते हैं वो कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास हो गए नेगेटिव चार्ज। हम इसको पुडिंग की हेल्प से भी ले सकते हैं। पुडिंग में क्या होता है कि पूरी जो हमारी खीर है, जो वाइट कलर का पार्ट है, वो हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया और उसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट जो नट्स डाले हैं वो हमारे पास हो गए नेगेटिव चार्ज। और उन्होंने ये बोला कि जो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे कि ये पूरे एटम को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे कि ये पूरे एटम को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। तो जे थॉमसन मॉडल क्या कहता है, दैट एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि एक एटम के पास स्फेरिकल शेप होगी इन विच द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरा जो शेल है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एम्बेडेड है, इस तरीके से प्रेजेंट है कि वो न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज को, दैट दे आर न्यूट्रलाइजिंग द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन इट, ठीक है। और इन्होंने इसका एग्जाम्पल कौन से किससे दिया था, वाटरमेलन के हेल्प से दिया था और रेजिन पुडिंग के हेल्प से दिया था, रेजिन पुडिंग के हेल्प से। तो इसको हम कई बार वाटरमेलन या पुडिंग मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने उसके हेल्प से, इन दोनों चीज़ों के हेल्प से इसको आइडेंटिफाई, इसको डिफाइन किया था।
राइट बट जो ये था इसमें हमें कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं मिल रहा था कि ठीक है पूरा शेल पॉजिटिव है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। इससे हमारे पास जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उनके बारे में पता नहीं लगा, जो कि रदरफोर्ड ने बताया था। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो रदरफोर्ड ने दिया था, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि उन्होंने ये हमारे पास सेटअप लिया। सेटअप में यहाँ पर इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जिनके अंदर रेडियो एक्टिव रेज चलती है, जैसे अल्फा बीटा गामा। इन्हीं रेज के बारे में हम जब हमने बिल्कुल एंड कर रहे होंगे अपनी केमिस्ट्री क्लास 11 की केमिस्ट्री, तो हम इसके बारे में और स्टडी करेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये समझ लो वो सोर्स है जो कि हमारे पास क्या अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस करेगी। तो अभी हमने सिर्फ अल्फा रेज को कॉन्टिन्यूटी में लिया। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही मेरे पास ये गई तो मैंने एक बीच में गोल्ड फॉइल की स्क्रीन लगाई हुई थी, और उसके आसपास हमने क्या किया हुआ था, ये जो थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई हुई थी। एक तो हमने क्या किया था, एक हमने गोल्ड फॉइल बीच में रखी थी, और दूसरी जो स्क्रीनिंग की हुई थी वो जिंक सल्फाइड की हुई थी। तो जैसे इसमें से अल्फा रेज गए, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले कुछ रेस तो बिल्कुल सीधी चली गई, कुछ रेस थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, और थाउजेंड्स में से एक रे जो थी वो अपने ही पाथ पे वापस आ गई, मतलब 180 डिग्री के एंगल से ही वापस आ गई। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू दिस मोड। अब वो क्या कह रहे हैं, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द फॉइल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन देयर मस्ट बी सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही कि अगर फॉइल के अंदर अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं तो वो कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सीधा चले जाएंगे, और अगर सीधा जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई भी जो है कोई अड़चन नहीं आ रही, उनके बीच में बहुत सारा खाली स्पेस है जिसकी वजह से वो सीधा जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, तो हम भी सीधा सीधा चलते जाएंगे, राइट। अगर बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आता है, कोई बैरियर आता है, तो ही तो हम अपना पाथ डिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई बैरियर नहीं आता तो हम भी सीधा जाएंगे। तो सिमिलरली ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये भी सीधा सीधा जा रहे थे, इसका मतलब कोई बीच में बैरियर नहीं था, इसका मतलब खाली जगह थी, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस था कि वो फटाफट सीधा सीधा चले गए। दूसरी उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, that is since alpha particles were deflected through small angle, कुछ छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, that means this could be deflected only by some positively body present between the atom। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो खुद पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और अगर उनको कोई बीच में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो ही तो मतलब ऑपोजिट चार्जेस रिफ्लेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तभी तो वो टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन मिलता या नेगेटिव चार्ज मिलता तो वो तो उसमें ही अट्रैक्ट हो जाता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जिसके वजह से डिफ्लेक्ट होके वो कुछ एंगल से ऐसे मुड़ गए, ठीक है, कुछ एंगल से ऐसे मुड़ गए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो कुछ तो स्ट्रेट गए और कुछ देखो ये ऐसे मुड़ गए, राइट। तो ये जो मुड़े हैं इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास इसमें पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। और थर्ड कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया था, थर्ड कंक्लूजन दिया था कि उसके अंदर, ठीक है, एक जो बीच में हमारे पास जो है एक बीच में हमारे पास यहाँ पर एक कुछ ऐसी हैवी चीज पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको टकरा के वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे, मतलब जिसको टकराए वो और 180 के एंगल से ही पीछे आ जाएंगे, दैट इज डिफ्लेक्टेड बैक बाय द अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि अल्फा रेज भी हैवी पार्टिकल्स से मिलके बना है और यहाँ पे बीच में भी कोई ऐसा हैवी चीज प्रेजेंट है जिससे वो एकदम टकराई और बिल्कुल ही अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक कर गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बॉल को दीवार पे मारते हैं तो जो बॉल है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, वैसे ही यहाँ पे हुआ कि जैसे ये रेस सीधी गई और बिल्कुल ही अपने पाथ पे रिट्रेस कर गई, बिल्कुल ही पीछे आ गई। इसका मतलब सेंटर में कुछ हैवीली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है
जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक हैवी बॉडी प्रेजेंट है, द पॉजिटिव चार्ज आर मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंस कंसेंट्रेटेड एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। और वो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो रीजन था इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा मास होता है, और इसी को ही हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया, इसी को ही हमने न्यूक्लियस कह दिया। तो ये हमारे पास था न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट। अब क्या उन्होंने बोला, द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। और अब उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, अगर ये न्यूक्लियस है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके आसपास इर्द गिर्द, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अब हमें इतना तो पता लग गया था कि चलो ठीक है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, बट जब मॉसले जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बैठे वो अब डिफरेंट एटम्स के लिए एक एग्जैक्ट मासेस निकाल रहे थे, तो उधर क्या पता लगा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके मास जो था ना वो बढ़ा हुआ आया था, जो मतलब प्रोटॉन का मास है उससे ज़्यादा आया था। डिपेंडेंस किस पे जानी चाहिए थी, प्रोटॉन के मास पे जानी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो जितना भी एटम है उसका जो मास होना चाहिए वो प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं आया, कुछ का मास जो था वो बढ़ा हुआ आया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने सोचा कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास नेग्लिजिबल है, ठीक है, और जो मेरे पास प्रोटॉन है उसका जो मास है वो हमारे पास काउंटेबल है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होएगा बट उसके पास मास होएगा। तो मोस्ले ने क्या कहा था, मोस्ले साइंटिस्ट ने क्या कहा था, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मास प्रेजेंट इन ए ऑन ए न्यूक्लियस। तो चार्ज और मास एक न्यूक्लियस में कितना प्रेजेंट है उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया था। However, for any element the mass was found to be different than the proton mass। और क्या पता लगा कि प्रोटॉन के मास से डिफरेंट आ गया, ठीक है, तो therefore there must be another particles present in the nucleus having no charge, उनके पास कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना पता लग गया। तो उसी टाइम पे चैडविक आए, चैडविक जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया, लेकिन इस बारी लाइट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, बोरोन को लेके उन्होंने यूज़ किया, और जब ऐसे पार्टिकल्स को लेके उन्होंने यूज़ किया और अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस किए, तो उनमें से कुछ ऐसे नए पार्टिकल्स निकले जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, चार्जलेस थे, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, बट इनके पास जो मास था वो प्रोटॉन के मास के बराबर था, इसलिए इनका नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स। इसलिए इनका नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन्स का नाम दे दिया। सो जो न्यूट्रॉन है इट इज़ डिफाइंड एज फंडामेंटल पार्टिकल है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, हैज़ नो चार्ज, बट जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम दैट इज प्रोटॉन के मास के ही बराबर होता है। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आए थे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इनके बारे में। अब मेरे को पता लग गया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, और हमारे पास एटॉमिक पार्टिकल्स के एटॉमिक ऑर्बिट्स भी आ गए थे। तो अब साइंटिस्ट ने बोला कि अब ये एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, एक एटम के मास के बारे में, एक एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाने का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आई थी, मास नंबर। मास नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, और जो मास नंबर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, आई एम सॉरी फॉर दिस, दैट इज एटॉमिक नंबर की बात की गई थी, और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के से बराबर होता है, ठीक है। तो हम एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, जो कि प्रोटॉन के नंबर या इलेक्ट्रॉन के नंबर से बराबर होते हैं, क्योंकि एक एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो इस वजह से हम उसमें प्रोटॉन का नंबर भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी ले सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है, द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स प्रेजेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो जब जितने भी प्रोटॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सोडियम, तो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 11 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, तो इसका जो Z का नंबर आता है वो भी 11 हो जाएगा। मतलब कि कोई भी एक, चाहे प्रोटॉन ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो, उसके ही नंबर ऑफ से बराबर होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है मास नंबर एंड आइसोटोप्स, राइट। तो पहले हम पढ़ते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास ऑफ द एलिमेंट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वो प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यू कैन से यहाँ पर अभी हमने Z पढ़ के हटे, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि एक जो हमारे पास एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, जो कि हमारे पास एटॉमिक नंबर दैट इज Z के बराबर होता है। तो अब हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। इस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह मैं Z भी लिख सकती हूँ, राइट। तो A, हम मास नंबर को A से डिनोट करते हैं, A इज इक्वल्स टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास आता है मास निकालने का फॉर्मूला, दैट इज A इज इक्वल्स टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो सपोज क्या है कि ये मेरे पास कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, X है, तो हमेशा उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे हम ये Z दैट इज हमारे पास एटॉमिक नंबर, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो अगर मैंने क्लोरीन लिखना है, ठीक है, तो उसके हम सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, 35.5। तो ये क्या है, मेरे पास क्लोरीन का मास नंबर है। वेयरएज अगर मेरे को लिख रहा हूं उसका एटॉमिक नंबर, तो वो मैं लिख दूंगी यहाँ पर दैट इज 17। तो ये रिप्रेजेंटेशन है क्लोरीन की। सिमिलरली एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ऑक्सीजन लिखना है, तो ऑक्सीजन का मास होते हैं 16, ठीक है, तो 16 आएगा ऊपर और एटॉमिक नंबर होते हैं 8, तो वो आएगा नीचे। तो ये होगी ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास अगर हम एक एटम को सिंबलाइज करते हैं, उससे हमारे पास एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस छोटी सी चीज से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द टू फॉर्मूलाज दैट इज मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर, राइट। एटॉमिक क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर। वेयरएज जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला के हेल्प से हम इस स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, Z क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, ये सारी चीज हम इससे इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जब आते हैं आइसोटोप्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब साइंटिस्ट आगे डिस्कवरी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे आए जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम रहा बट मास नंबर डिफरेंट होता रहा। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन के भी दो तीन तरह के आगे, एक का तो 35 था तो दूसरे का 37 था, ठीक है। एक आया हमारे पास हाइड्रोजन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऐसी चीज तीन निकल के आई, एक में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक में तो हीलियम जैसी स्ट्रक्चर थी, और एक में एक इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्स्ट्रा था। तो ऐसे जब स्ट्रक्चर्स आए तो साइंटिस्ट ने इनका नाम दिया आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता जाता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, और क्या होगा इसमें, सेम एलिमेंट होगा, मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स की बात करेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरीन के, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के, कार्बन है तो कार्बन के, राइट। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट होता जाए, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं।
जैसे कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम जो होता है वो H11 होता है, ड्यूटेरियम जो होता है H12 होता है, और जो ट्राइटियम होता है वो होता है H13। तो आप देख रहे हो नीचे वाली जो Z की वैल्यूज हैं वो सेम है, 111 ही है, लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यूज है, मास नंबर की वैल्यूज है, वो चेंज होती जा रही है। एक बारी 1 था, दूसरी बारी 2 हुआ, तीसरी बारी 3 हुआ। तो हम यहां से पता लगा रहे हो कि यहां पर जो था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 था, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 आया, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू एक्सटेंड कर सकती है, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू वो 2 हो गई। तो यहां से हमें पता लगा कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके एक तो होते हैं सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर चेंज होता जाता है, ठीक है, मास नंबर चेंज होता जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे पास हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एटम आइसोबार्स। तो atoms of different elements have same mass number but different atomic number are called isobars। तो अब यहाँ पे आइसोटॉप्स की उल्टी चीज आ गई। उल्टी चीज कैसे है कि जिनके पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम आइसोबार्स कहते हैं। मतलब अब क्या है कि जो ऊपर वाली A की वैल्यू थी वो सेम रहेगी, Z की वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है अगर Z डिफरेंट हो रहा है तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर होगा। सो आइसोबार्स क्या होते हैं, वो एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स में होते हैं, इनका मास नंबर तो सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम आइसोबार्स कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम जो होता है वो होता है हमारे पास Ca, इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 20 बट मास नंबर होता है 40, ठीक है। वेयरएज आर्गन की बात करें तो आर्गन होता है एटॉमिक नंबर 18 बट इसका मास नंबर होता है 40, ठीक है। तो अब आप दोनों साइड देख रहे हो, इनके एटॉमिक मासेस जो है वो तो सेम आ गए बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए। तो जहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए और मास नंबर सेम हो जाए उन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आइसोटोन्स। देखो टोन से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स, ठीक है, सिमिलर है ना। तो यहाँ पर जो लॉजिक है वो न्यूट्रॉन से निकलेगा, डेट इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब वो एलिमेंट्स जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन। इसमें ना ही एटॉमिक नंबर ना ही मास नंबर, किसी का कोई लॉजिक नहीं है। इसमें लॉजिक किसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गए उसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। जैसे कि कार्बन का 6th आइसोटॉप जिसका मास नंबर 14 है और नाइट्रोजन का 7th वाला आइसोटॉप जिसका मास नंबर 15 है। तो दोनों के केस में जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो वो सेम आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कार्बन है 614, ठीक है, नाइट्रोजन है हमारे पास 750। मेरे को क्या पता है कि Z इज इक्वल्स टू हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और हम क्या बोल सकते हैं Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A, राइट, इज इक्वल टू A। ये मेरे को पता है तो मैं दोनों में यही फॉर्मूला लगाऊंगी। अब A क्या है मेरे पास यहाँ पे 14 है, Z मेरे पास 6 है प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 15 हमारा मास है, 7 हमारा ये है प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जब 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 8 बचा। तो यहाँ पर आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। यहाँ पे देखो 15 में से 7 गया, अगेन 8 आया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों जगह सेम आ गए। तो जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो 3 स्ट्रक्चर्स आई, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स जिनका मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोटोन्स जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, उन्हें हम आइसोटोन कहेंगे। तो ये जो 3 थे ये थे हमारे पास बेसिक। हम क्या डिनोट करते हैं, कैसे हमारे पास आइसोबार्स एक एलिमेंट के स्ट्रक्चर आते हैं, आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोटोन्स, और ये हम 9th और 10th में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है क्या हुआ, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल
Two new concepts played a major role. These were wave nature and electromagnetic radiation, right? तो जो हमारे पास अब क्या था, जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल अब आ गया, ठीक है, हमें पता लग गया रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, ठीक है, KLM शेल एंड नंबर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट है, ये सारा हमें रदरफोर्ड मॉडल ने दे दिया। अब जो था इस रदरफोर्ड का मॉडल अब पूरी तरीके से क्लियर तो नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन एक एटम में रिवॉल्व कर रहा है वो कभी ना कभी तो न्यूक्लियस में आके गिरना चाहिए, है ना, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, बीच में अगर हैवी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में ऐसी फोर्सेस होनी चाहिए जो एक दूसरे को फटाफट अट्रैक्ट करे और वो तो एक बारी को एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी उनको क्लियर करने के लिए दो हमारे पास थ्योरीज है, पहला था वेव नेचर एंड दूसरा था पार्टिकल नेचर। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये दो टॉपिक्स हमारे पास आए। तो सबसे पहले वेव नेचर हम डिस्कस करेंगे कि वेव नेचर में होता क्या है, ठीक है। अब देखो वेव नेचर होती क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये मेरे पास एक तरीके से वेव है ना, नॉर्मली हम ऐसे वेव को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरी एक वेव है, ठीक है। अब फिजिक्स के केस में हम वेव को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो इसको भी मेजर करने के लिए हम आगे और टर्म्स निकाली, ठीक है, वेव मोशन को स्टडी करने के लिए आगे और टर्म्स निकाली। दैट इज वेव इज डिस्टर्बेंस विच प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट। तो वेव क्या है, एक वो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो कि अप ऊपर और नीचे की तरफ ऐसे बहती हुई फॉर्म करती है, ये हमने बनाई ना, अप एंड डाउन मोशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब दूसरे दो कॉन्सेप्ट क्या आते हैं इसी में, वेव मोशन में ही है ये, ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब आप देखो जो ये मैंने ऊपर वाले स्ट्रक्चर बनाए, जब हमारे पास अपवर्ड मोशन आता है वेव का उसे हम कहते हैं क्रेस्ट, उसे हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट, और जब डाउनवर्ड मोशन आता है तो उसे हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्रेस्ट क्या है, मैक्सिमम अपवर्ड मूवमेंट, जो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी, ये हमारे पास एक लाइन है ना, सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन से जब ऊपर की तरफ मोशन होएगा तो उसे हम क्रेस्ट कहेंगे, और जब नीचे की तरफ मोशन होएगा तो उसे हम ट्रफ कहेंगे। सो ट्रफ इज द मैक्सिमम डाउनवर्ड मूवमेंट। ट्रफ क्या है, मैक्सिमम नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट जो होगा उसे हम ट्रफ कहेंगे। सो यहां से उन्होंने क्या कहा, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, ये तो मेरे को पता लगा कि हाँ भाई ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। अब इसके आगे और क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, देखो अब सबसे पहले चाहिए वेवलेंथ, तो कि ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। मतलब दो क्रेस्ट के बीच में, जैसे ये दो क्रेस्ट है एक साथ, तो दो क्रेस्ट के बीच का, ये दो ट्रफ के बीच में का, ठीक है, दो या फिर ऊपर वाले या दो नीचे वाले बीच के जो डिस्टेंस होएगा उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, उसे हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। मतलब दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। और जरूरी है कि दोनों एक साथ होने चाहिए, नहीं अलग अलग हो, एक साथ होने चाहिए, तो ठीक है। सो द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। तो दो एडजेसेंट मतलब दो साथ साथ होने वाले क्रेस्ट या दो साथ साथ होने वाले ट्रफ के बीच का जो भी डिस्टेंस होएगा उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। और वेवलेंथ को हम एक ग्रीक लेटर दैट इज लैम्बडा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से, ये ग्रीक लेटर। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स आ रही हैं, ठीक है, ये मेरी एक वेव है, तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स आ रहे हैं। साइकिल क्या होता है, एक पूरा ये अपर से क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ, तो यहां तक का जब हो जाता है उसे हम कहते हैं एक साइकिल। तो जब पूरी एक साइकिल आ जाती है, हम बोल रहे कि एक सेकंड में उसने ऐसे कितनी साइकिल्स ली, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक और ग्रीक लेटर दैट इज म्यू। म्यू जो होता है ना वो वी की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा बेंडेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, क्योंकि सेकेंड की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को हम और कैसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम मेरे पास 1 सेकेंड
है ना, तो 1 सेकेंड में, इसलिए सेकेंड इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसे यूनिट है हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। और हम इसको फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड भी बोलते हैं। और हमारे पास ये फॉर्मूला भी आता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 सेकेंड अपॉन 1 साइकिल अपॉन 1 सेकेंड विच इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। ठीक है, तो 1 हर्ट्ज की डेफिनेशन क्या होगी, एक साइकिल 1 सेकेंड में जब हो रही है तो उसे हम कहेंगे 1 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास, मतलब 1 साइकिल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज, दैट इज 1 हर्ट्ज में एक पूरी साइकिल हो रही है, 1 सेकेंड के अंदर एक पूरी साइकिल हो रही है। सो रिलेशनशिप अगर हम निकालना चाहिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू बार। ठीक है, जहां पर ये जो न्यू बार है ये क्या है, वेव नंबर है, ये क्या है, वेव नंबर है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी इंटू म्यू बार, दैट इज हमारे पास सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दैट इज 3 इंटू 10⁸, और म्यू बार जो होता है वो होता है वेव नंबर होता है, वो क्या है, वेव नंबर है। नेक्स्ट इज सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमने वेव नेचर स्टडी कर लिया कि वेव होती क्या है, अब हम पढ़ते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो देखो नाम से समझो, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेट। ठीक है, मतलब कि वो वेव जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दोनों ही कैरी आउट कर रही है, वो वेव जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हो और मैग्नेटिज्म भी हो, मतलब कि दोनों का इन्फ्लुएंस हो, उस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का इफेक्ट आए। ठीक है, सो मैक्सवेल सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटिंग। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि जब हमारे पास एक वेव ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, या फिर कोई भी पार्टिकल मोशन में, उसके अंदर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी, ये तो हमें बेसिक फिजिक्स से पता है कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी उसके अंदर। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेलरेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी होगी और मैग्नेटिज्म भी होगा, उस एक्सेलरेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, आर जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और ये जो होगी वेव के फॉर्म में चलेगी, मतलब कि दोनों ही चल रही होगी। अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है तो मैं इसको ऐसे बोलूंगी कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। ठीक है, तो क्या होगी, दोनों जो चीज आई है, दोनों जो मोशन आए हैं वो एक साथ प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और वो कौन से फॉर्म में होंगे, वेव के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में होंगे। इन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली अब आप नाम से याद करो। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म, मतलब वो वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इन्फ्लुएंस आ रहा हो, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और इसमें मेन बात ये याद रखना, दोनों वेव सेम होती है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती है, सिमिलर उनकी डेफिनेशंस होती हैं, बस क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, स्ट्रेट वर्टिकली है, तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास होएगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली है तो हॉरिजॉन्टली होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगी, बाकी सारी इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। सो नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती हैं, जैसे कि अब आपको दिख रही होगी, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो रेड वाला शो हो रहा है ना, वो है मैग्नेटिक फील्ड। जो आपको रेड शो वेव हो रही है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि हम उसको मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी से। और जो ब्लू वाली है वो वर्टिकली है ना, तो वर्टिकली वाली को हमने ई से डिनोट किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली यहाँ से वो क्या कह रहा है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो वर्टिकली जो है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज क्या है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
सबसे पहली चीज यही जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है और मैग्नेटिक फील्ड आई है, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन। पहले तो हम बोल रहे कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी परपेंडिकुलर। अगर जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे ये क्या जा रहा है, नीचे की तरफ साउथ में जा रहा है इस टाइम, नीचे की तरफ साउथ में जा रहा है, बट ये इस टाइम किस साइड जा रहा है, ईस्ट की तरफ। तो आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमारे पास ऐसे होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होती है हमारे पास डायरेक्शंस। तो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। जब वो परपेंडिकुलर जा रहा था, देखो ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा था, है ना, तो ये ईस्ट तरफ वेस्ट की तरफ जा रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सिर्फ एक दूसरे से नहीं, डायरेक्शन में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगी, राइट। सो नेक्स्ट इज नाउ जो हमारे पास है, इसी की आगे की प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन ईएम वेव्स हैव सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसकी मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो वेवलेंथ होगी या जो एम्पलीट्यूड होएगा वो भी सेम ही रहेगा हमेशा। जो भी इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी स्पीड या एम्पलीट्यूड आएगा वो भी हमेशा सेम ही रहेगा इस केस के अंदर। मतलब क्या, अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टी डेट इज वेवलेंथ होगी, स्पीड होगी, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेव नंबर हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज इनकी सेम रहेगी एक्सेप्ट हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं, मतलब कि जो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, उससे कोई फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ वो परपेंडिकुलर है। ईएम वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ईएम वेव्स जो होती है, इनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि कोई मीडियम चाहिए, मतलब कि ये सॉलिड में ट्रैवल करेंगे या लिक्विड में ट्रैवल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, दैट इज c which is equals to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी वेलोसिटी से ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, और किसी चीज से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती कि मेरे को कौन से मीडियम में ट्रैवल करना है, राइट। नेक्स्ट इज, अब आप देख सकते हो ये, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो देखो दोनों आपको हमेशा परपेंडिकुलर ही मूव करते हुए दिखेगी। अगर ब्लू वाली है तो वो ऊपर के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स और जेड एक्सिस में मोशन शो कर रही है, और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एंड वाई में शो कर रही है, राइट। तो ये है हमारे पास बेसिकली मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मूव कैसे करती है। ठीक है, कि अगर एक हॉरिजॉन्टली जा रही है तो दूसरी वर्टिकली जा रही है, राइट। दूसरी अगर एक डाउनवर्ड में जा रही है तो जो ऊपर वाली है उसके परपेंडिकुलर में जाएगी, बिल्कुल, राइट। तो ये है हमारी ईएम वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब यहाँ से मेरे पास वेव नेचर तो आ गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वेव नेचर तो आ गया, बट मेरे पास अब कुछ ऐसी थ्योरीज आई जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। जो ये 3-4 थ्योरी थी ना, ये जो थी ये वेव नेचर पे डिपेंड ही नहीं करी थी। ये पता है किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करती। मतलब ये बोल रही थी कि जो हमारे पास एक एटम है, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या रेडिएशंस है, वो पार्टिकल नेचर शो करता है इंस्टेड ऑफ वेव नेचर। मतलब कि ये वेव्स नहीं है, ये ऐसे मोशन नहीं परफॉर्म करेगी, ये पार्टिकल के फॉर्म में मूव करेगी। और इसी वजह से यहाँ पर अब हमारे पास पार्टिकल थ्योरी, मतलब पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है कि अब हम बोलेंगे कि यही जो चीज़ है ना, ये पार्टिकल नेचर शो कर रही है, वेव नेचर नहीं शो कर रही, राइट। अब वो देखते हैं हम कैसे देख रहे हैं। तो ये भी झूठ तो नहीं था, ठीक है, जो हमने वेव मोशन स्टडी किया ये भी झूठ नहीं था, बट पूरा सच भी नहीं था, ठीक है। तो आगे जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो है हमारे पास अब पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग। अब पार्टिकल नेचर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या कहलाता है कि एक मेरे पास एक बॉडी है,
ठीक है, ये पूरी ब्लैक कलर की, प्रॉपर ब्लैक है, और इसके अंदर कोई भी अगर मैं रेडिएशन डालूं तो वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ी सी भी काइनेटिक एनर्जी दूं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दूं, तो ये सारी की सारी रेडिएशन जो इसने एब्जॉर्ब करी थी वो एमिट भी करेगा, मतलब बाहर भी निकालेगा। तो ब्लैक बॉडी क्या है, एक ऐसी आइडियल बॉडी है जो कि which emits and absorb radiations of all frequency uniformly is called black body radiation। मतलब कि जो अपने अंदर से emit मतलब निकालेगा भी और एब्जॉर्ब भी करेगा सारी रेडिएशन, जितनी भी रेडिएशंस है वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा और एमिट भी करेगा, उसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। और जब आइडियल बॉडी की बात कर रहे हैं तो वहां पे 100% की बात करेंगे कि 100% एब्जॉर्प्शन भी होगी और 100% एमिशन भी होगी, ये ब्लैक बॉडी कहलाती है। लेकिन ऐसी ब्लैक बॉडी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, मतलब कि ऐसा कोई प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। ऐसी जो बॉडी है ना, ये नहीं प्रेजेंट है। ब्लैक बॉडी हमारे पास आइडियली बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। ऐसी कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो प्रॉपर ही 100% एमिट भी करो और 100% एब्जॉर्ब भी करो, ऐसी कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ये एक हमने अजम्पशन लेके चले हैं कि जो ब्लैक बॉडी है वो 100% एमिट भी करेगा और 100% एब्जॉर्ब भी करेगा। So that is which is perfect absorber and perfect emitter of energy। मतलब कि एक परफेक्टली 100% एब्जॉर्ब भी करी उसने और 100% ही एमिट भी करी सारी रेडिएशन। मतलब जब मैंने इसके अंदर रेडिएशन डाली तो इसने सारी की सारी एब्जॉर्ब भी करी, और जैसे मैंने इसको थोड़ी सी भी काइनेटिक एनर्जी दी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दी, तो क्या हुआ, इसने सारी की सारी ये हमारे पास अंदर ही अंदर समा गई और यहाँ पर उसे सारी की सारी बाहर भी डाली, ठीक है। जैसे मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी तो ये हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गई। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हमारे पास फैक्ट्स क्या आते हैं यहाँ से, तो जब हमने ग्राफ बनाया ना, ग्राफ प्लॉट किया, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी लिखा है, उसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास जो ये पार्टिकल नेचर था वो क्लासिकल थ्योरी, मतलब प्रीवियस जो अब हम प्रेजेंटली पढ़ रहे हो उससे पहले की थ्योरी आई थी। लेकिन जो वेव नेचर वगैरह है ये हमारे पास लेटेस्ट थ्योरी है, तो इसको हम क्वांटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ये हमारी क्लासिकल थ्योरी थी। तो बेसिकली यहाँ पर जब हमने ग्राफ देखा तो यहाँ पर जब हमने टेम्परेचर को कम रखा, ठीक है, मतलब 3000 केल्विन रखा, तो मेरा जो ग्राफ था ना वो लाई कर रहा था कुछ 0.5 और 1 के बीच में। अब जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो लाई हुआ, अब जो था ये 0.5 से और इधर को आ गया, मतलब कि जो यहाँ पे सपोज कि मेरे पास 0.7 था कुछ, ठीक है, तो अब ये 0.7 और 0.5 के बीच में आ गया। फिर दोबारा जब मैंने इसको प्लॉट किया तो ये एग्जैक्ट 0.5 पे आ गया। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया वेवलेंथ में डिक्रीज आने लग गया, ठीक है। सो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो ये है, हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, तो देख रहे हो आप यहाँ से कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंस शो करिए, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होएगा तो वेवलेंथ में तब फर्क आएगा। एंड डू नॉट व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि वो किस चीज का, मटेरियल पे नहीं डिपेंड कर रहा, हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस पे डिपेंडेंस आ रही है। सो एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट एमिट्स मोर ब्लैक बॉडी एनर्जी एट ऑल वेवलेंथ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये वेवलेंथ जो है और प्रोड्यूस करे। अब आपको स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक याद हो तो हमारे पास 7 बैंड्स आए थे, राइट, रेड आया था और एंड में हमारे पास वायलेट या ब्लू हम ले रहे थे, राइट। तो हमारे पास वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर की तरफ डिक्रीज करते जा रही है, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ ही जा रही है। So as the temperature of an object increases, the peak value of wavelength of black body radiation becomes shorter। मतलब कि हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो रेड थी, जब हमारे पास स्पेक्ट्रम आया था, विबग्योर हमने बनाया था, ठीक है, हमने ऐसे बनाया था विबग्योर। तो विबग्योर में यहाँ पर जो था रेड जो था, जो ये रेड था
इसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम थी, राइट, सबसे मैक्सिमम थी। और जब हम ब्लू की तरफ आ रहे थे तो इसकी वेवलेंथ जो थी वो सबसे मिनिमम थी। तो वहाँ पे अब यहीं से ये बात कह रहे हैं वो कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जो मेरी वैल्यू थी वो मेरे शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज ब्लू की तरफ ट्रांसफर होने लगी। अब आप यहाँ पे कलर्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, तो कि जब उसका टेम्परेचर कम था तो जो रेड वाली वेव आई, ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ग्रीन वाली वेव आई, मतलब ये बीच वाली वैल्यू कहीं लाई करें। जैसे टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो ब्लू वाली वेव आई, मतलब कि वेवलेंथ और डिक्रीज करके। सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, है ना। यहाँ से हम टॉपिक निकाल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑलवेज बिकम स्मॉलर एट द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करती जाऊंगी तो जो हमारे पास वेवलेंथ का जो ग्राफ आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब मैं इस तरफ की तरफ, ठीक है, वो डिक्रीज होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा, उसकी जो वेवलेंथ है ना वो और कम 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 होती जाएगी। तो ये हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह रहे हैं। अब आप बोलोगे यहाँ से पार्टिकल नेचर कैसे पता लग रहा है? पार्टिकल नेचर कैसे पता लग रहा है? देखो पार्टिकल्स ही तो हैं। अगर हम बोलेंगे वेव के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वेव के रिस्पेक्ट में अगर हमने बात करी तो वेवलेंथ में डिक्रीज नहीं आना चाहिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना। वेवलेंथ के अगर बारे में बात करेंगे तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास वेव नेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर में फर्क आ रहा है, और टेम्परेचर पे फर्क कब आता है? जब किसी पार्टिकल को, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, है ना, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ पार्टिकल नेचर है जिसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है और वो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। वेयरएस अगर हम वेव नेचर के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उनमें तो कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे क्या बात करें कि वहाँ पे वेव के फॉर्म में मूव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर किस फॉर्म में मूव हो रहा है? पार्टिकल के फॉर्म में मूवमेंट हो रही है। तो ब्लैक बॉडी क्या कह रही है कि यहाँ पे पार्टिकल मोशन आना चाहिए एक्सेप्ट ऑफ वेव मोशन। नेक्स्ट आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी वो प्लैंक्स जो हमारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके बेस पे ही है, दैट इज प्लैंक्स, ठीक है। प्लैंक्स एक हमारे पास जर्मन साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलो। तो उन्होंने क्या क्या बोला? द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। अब उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, जो एमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, सबसे पहली चीज वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होएगा कि आ रही है हो गई एब्जॉर्ब, आ गई तो अब एमिट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा कि ठीक है जब आ रही है थोड़ा वेट करेगी फिर एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी रहेगी, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी। और दूसरी चीज उन्होंने क्या कही कि वो एकदम से सारे पैकेट्स नहीं आते, कैसे होते हैं? धीरे धीरे आते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, मतलब डिस्क्रीट पैकेट्स कहते हैं। और ये पैकेट्स जो है एक एनर्जी है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? क्वांटा कहेंगे, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। क्वांटम जो है वो प्लूरल फॉर्म है, जो क्वांटम है वो प्लूरल है। और अगर हम सिंगल एक पैकेट के बारे में बात करेंगे तो क्वांटा कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे? क्वांटा। तो जो भी हमारे पास यूवी रेज या फिर कोई भी, अगर मैं सनलाइट की बात कर रही हूँ तो सनलाइट भी जब आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आ रही, वो एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, जिसे हम कहते हैं, एक अगर पैकेट की बात करेंगे तो क्वांटा, और अगर बहुत सारे पैकेट्स की बात कर रहे हैं तो क्वांटम, ठीक है। तो मतलब कि जो एनर्जी भी है वो हमारे छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, जिसे हम क्वांटम कह रहे हैं। फिर क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। तो क्वांटम क्या है? वो छोटी क्वांटिटी है एनर्जी की, दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो ये हमारा क्वांटम है ना, वो एनर्जी के वो छोटे पार्टिकल्स है, वो छोटी क्वांटिटी है जो कि पूरे एब्जॉर्ब या पूरे एमिट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करे, मतलब यही जो है हमारे पास एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, एमिट भी हो रहे हैं। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन।
और जब हम लाइट के बारे में बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोन बनेंगे। इसी क्वांटम को हम फोटोन बोल देंगे, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट, राइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, तो वहीं से उसका नाम क्या दिया, मतलब लाइट का वो छोटा सा पैकेट, उसको हम फोटोन कहेंगे। तो प्लैंक्स ने दो बातें अभी तक कही है कि जो हमारे पास रेज आ रही है वो कभी भी एक डिस्क्रीट, मतलब कि एक प्रॉपर हमारे पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आ रही, डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, क्वांटम कहेंगे, और एक वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। ये जो क्वांटम है वो एब्जॉर्ब भी होते हैं और एमिट भी होते हैं। और अगर हम लाइट के केस में बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। यहां से प्लैंक्स ने क्या बोला कि जो एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी की, उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने दिया एक h, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाए तो h दिया। इस h की वैल्यू जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लैंक्स ने फिर अकॉर्डिंगली पार्टिकल नेचर की बात करके कहा कि जो हमारे पास लाइट आ भी रही है वो पैकेट्स के फॉर्म में है, और अगर वो एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट है जिनको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और वो एनर्जी जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो उन्होंने एक अपना कांस्टेंट दिया, दैट इज h, नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। अब इसके बाद क्या आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने क्या कहा कि सपोज किया एक हमारे पास मेटल की रॉड है, ठीक है, कोई भी मेटल है, तो जैसे ही मैं बाहर उसको एनर्जी दूंगी, अगर मैंने उसको बाहर से एनर्जी दी, जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होना शुरू कर देंगे, ठीक है। बेसिकली वो क्या क्या है, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैटर व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस रोड के ऊपर या हमारे पास मेटल सरफेस के ऊपर बाहर से एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन्स ने मूव आउट होना शुरू कर दिया। जैसे एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन निकला। मतलब कि क्या है, यहाँ पर एक कोई फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर दी। सपोज क्या मैंने कोई एक पर्टिकुलर रेडिएशन फिक्स कर दी, जैसे इस पे गिरी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना शुरू हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारे पास ये इफेक्ट हो रहा है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ आना चाहिए, लेकिन मेरे पास ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन से एमिट होना शुरू है। तो ऐसा क्यों होना है कि जब हमारे पास अगर इसके अंदर पार्टिकल नेचर नहीं है, अगर इसके अंदर वेव नेचर है तो वेव आनी चाहिए, बट अगर पार्टिकल नेचर है तो ऑब्वियस ही बात है उस पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी मिल रही होगी जिसके वजह से वो मोशन में आए और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट करना शुरू हो गए। तो यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहा है। तो यहाँ से फैक्ट्स क्या निकल के आए हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आए। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट हिट्स द सरफेस। तो उसने पहली बात क्या कही कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस से निकलना शुरू हुए, जैसे ही जो हमारी बीम है, लाइट की बीम है, एक सरफेस के ऊपर गिरी, मतलब एक मेटल के सरफेस के ऊपर गिरते ही इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन शुरू होगी, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या कही, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब जितनी लाइट ब्राइट होगी, मतलब जितनी उसकी अच्छी वेवलेंथ होगी, जितनी अच्छी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट होंगे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। ये उन्होंने क्या कहा कि मतलब ब्राइटनेस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ये चीज हमारे पास सेकंड कंक्लूजन आ रहा था। थर्ड उन्होंने क्या कहा कि जो थर्ड पॉइंट था वो था फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है। जो हमारे पास एक मेटल सरफेस है, हर एक के पास
एक वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि हम म्यू नॉट कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। मतलब अगर ये फ्रीक्वेंसी बिलो हो गई, रिड्यूस होगी, तो हमारे पास न्यू नॉट से कम होगी वैल्यू, तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेट इज म्यू नॉट होगी, जिसके होते ही ठीक है हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे म्यू नॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हो रहे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट विद द सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे ही म्यू, अब मैंने यही बात बोली ना कि म्यू नॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो कुछ फाइनल पॉइंट म्यू आएगा, तो ऑब्वियसली वो म्यू जो है वो म्यू नॉट से बड़ा होगा। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अंदर की रिमूव होने की क्षमता जो होगी वो भी बढ़ती जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी है उसकी इंक्रीज करती जाएगी, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं वो भी इंक्रीज करते जाएंगे। और ये हमें किस फॉर्मूला से मिलते हैं, इस फॉर्मूला से, दैट इज हमारे पास यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फाइनल के लिए। इनिशियल क्या होगा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होएगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, इट इज ME म्यू स्क्वायर, ठीक है, ME V स्क्वायर, दैट इज हाफ MV स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वही यहाँ पे बात है हाफ ME V स्क्वायर, दैट इज ME जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और V जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और यहाँ पे क्या है, दोनों एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब कि जो हमारी फाइनल हुई, फाइनल माइनस इनिशियल जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो होगा हाफ MV स्क्वायर के बराबर होएगा, डेट इज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होएगा। जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं उसके बराबर होएगा। जो M ही है वो है मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो V है वो है वेलोसिटी, वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने भी एक फॉर्मूला दे दिया। तो अब डुअल नेचर क्या कहते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आगे तीनों मेरे पास थ्योरी आ गई, अब पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग, और वेव नेचर भी आ गया। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वेव नेचर पूरा गलत है, और ये भी नहीं कह सकते कि पार्टिकल नेचर पूरा गलत है। तो गलत कोई भी नहीं था। बेसिकली क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो दोनों टाइप के रेडिएशंस को फॉलो करती है, मतलब वेव नेचर और जो हमारे पार्टिकल नेचर दोनों को ही फॉलो करती है, और इसलिए हम इसे डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर भी कहते हैं। सो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, डुअल से आपको समझ में आ रहा है, दोनों डुअल से समझ में आ रहा है, मतलब बोथ, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं बोथ, ठीक है, कि दोनों ही, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फॉलो होगी टू एक्सप्लेन द फिनोमेना लाइक अ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, रेफ्रैक्शन हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया। इसके लिए हमें नाइट की यूज करनी चाहिए, दैट इज वेव नेचर यूज करेंगे। लेकिन जहां पर हम आइंस्टाइन की बात करेंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा, वहां पर हमने किसकी बात करी कि जो लाइट है वो फोटोन से मिलकर बनी है, ठीक है, मतलब पार्टिकल नेचर से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब कहने का मतलब कि जो हमारी रेडिएशन है वो दोनों नेचर, मतलब डुअल बिहेवियर को फॉलो करती है, डुअल बिहेवियर, दैट इज वेव्स एज वेल एज पार्टिकल बिहेवियर। मतलब ये जो होगा दोनों ही बिहेवियर वेव फॉर्म में और पार्टिकल फॉर्म में दोनों बिहेवियर को फॉर्म करेंगे। सच अ वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ रेडिएशन इज नॉन एज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। और जब ये रेडिएशन दोनों फॉर्म, मतलब पार्टिकल फॉर्म भी और वेव फॉर्म भी, दोनों फॉर्म को फॉलो करती है, उस नेचर को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन फॉर्म कहते हैं। मतलब उसी को हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों चीज फॉलो करेगी, डुअल नेचर फॉलो करेगी, दैट इज पार्टिकल नेचर भी फॉलो करेगी और वेव नेचर भी फॉलो करेगी। नेक्स्ट इज अब एटम। अगर अब हम वापस आए तो मेरे पास यहाँ पे एक एटम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक एटम का अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाए तो हमने एटम को कैसे डिस्कस किया था कि सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और आसपास उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं,
ठीक है, हमने अभी तक इतनी बात करी है कि जो हमारे पास एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेयरएज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास शेल्स में ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। इतना हमने बोहर थ्योरी से पढ़ लिया था, राइट। तो अब हमने बोहर थ्योरी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो टिल नाउ वी स्टडीड दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये तो हमें रदरफोर्ड ने कह दिया था कि जो हमारे पास एक एटम होता है उसके अंदर सेंटर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एंड ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रोटेट आउटसाइड द न्यूक्लियस, और उसके आसपास ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो क्या कह रहा है वो कि जो हमारे पास एक एटम है उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और आसपास ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारे पास एटम है जो कि रदरफोर्ड ने बता दिया था। अब हमारे पास इसी रदरफोर्ड को अब हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि अब हम ऑर्बिट्स के बारे में ना बात करके ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे, और ऑर्बिटल्स को अभी हम आगे स्टडी करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ठीक है। पहले जब इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में, हम बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो स्टेबलाइज है। जैसे हम अपने घर में स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हम एक कांस्टेंट एनर्जी से काम कर रहे होते हैं। तो वो स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घर है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना रहता है, उस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। लेकिन अब मेरे को चैन नहीं मिला, मैंने उस पर डाली एनर्जी, ठीक है, और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कई बार जंप करके दूसरे शेल में चला जाता है, ठीक है। अब वो क्या किया, मतलब कि उसको हमने लालच दिया और वो किसी रिलेटिव के घर चला गया, ठीक है। अब जब हम किसी और के घर जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या अपने स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हमारी एनर्जी स्टेबलाइज नहीं होती है, हम सोचते हैं कब हम अपने घर जाए, राइट। तो वहाँ पे उसकी एनर्जी स्टेबलाइज नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेबलाइज नहीं है, और उस स्टेट को क्या कहते हैं, हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे दो स्टेट की बात करी गई है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी है और स्टेबिलिटी हाई है, विद लो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी हाई है। हम अपने घर में क्या होते हैं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड पे होते हैं और स्टेबिलिटी हमारी मैक्सिमम होते हैं, बहुत फ्रीली फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो वो स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है और उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। वेयरएज एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, वो एनर्जी स्टेट जहाँ पे उसकी एनर्जी हाई है बट स्टेबिलिटी लो है, ठीक है। मतलब अपने रिलेटिव्स का घर, अपना स्कूल, अपना ऑफिस, ये जो जगह होती है यहाँ पर हम क्या फील करते हैं, लो स्टेबिलिटी फील करते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि अब बस काम खत्म हो या हम अपने घर को जाए, राइट। तो वो जगह जहाँ पर एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो मैक्सिमम होगी बट उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो उस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड की स्टेट क्या है। जहां इलेक्ट्रॉन अपने घर में रह रहा है वो ग्राउंड है, जब वो एक्साइट होकर कहीं और जा रहा है तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइट मतलब रिमूव आउट होना, जंप करना। तो अब हम इसी जंपिंग के हेल्प से अपने और आगे के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम कौन सा डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूज करेंगे, और इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को यूज करके बोहर ने भी अपनी थ्योरी निकाली थी। सो बेसिकली क्या है, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था जो कि वेव नंबर के रिस्पेक्ट में था, डेट इज 109677 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² सेंटीमीटर इनवर्स। डेट इज कि जो हमारे रिडबर्ग कांस्टेंट है ये जो n1 और n2 के रिस्पेक्ट में होगा। अब ये n1 n2 क्या है, हमने यहाँ पे बात करी है कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में शेल्स है, इन्हीं शेल्स को उसने बोल दिया n1 n2, ठीक है, n3। अब 1 2 3 4 नहीं बोला, जैसे n की वैल्यूज होती है ना 1 2 3 4, उन्होंने क्या बोल दिया, बस n1 n2 n3 बोल दिया कि जब n शेल के फर्स्ट में था, n शेल के 2 में था, 3 में था, तो ये बोल रहे। सो ये जो n1 है वो अगर 1 2 3 है तो n2 क्या होगा, उसमें एक प्लस, ठीक है, n1 + 1 n1 + 2 सो ऑन। अगर मैं n3 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, n2 + 1,
ठीक है, N2+2, तो ये ऐसे वैल्यूज इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। ये N1 N2 भी अब हमें पता लग गया। तो नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 1.09677 सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और जो ये यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग की दी हुई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारे पास डिफाइन किया, जिसे हम RH से डिनोट करते हैं, जिसे हम RH से डिनोट करते हैं। RH से क्यों? रिडबर्ग और हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, RH से डिनोट कर दिया। अब जो ये N1 N2 N3 है ना, जब हमने इसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया तो जो स्पेक्ट्रम था ना वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया। और जैसे हम 1 2 3 4 पे जा रहे थे वैसे ही इसके जो स्पेक्ट्रम के नाम थे वो भी चेंज होते जा रहे थे। जैसे 1 के लिए लाइमन, 2 के लिए बाल्मर, 3 के लिए पास्चन, 4 के लिए ब्रैकेट, 5th के लिए पीफर्ड। तो ये हमारे पास सीरीज आ गई थी। अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं डायरेक्टली और उधर से समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। पहले हम इधर देखते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन क्या कह रहा है? स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब जो N1 की वैल्यू 1 थी तो मेरे पास लाइमन आएगा, और उसमें N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब वो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पे है तो वो एक्साइट होकर किसी भी शेल में जा सकता है, मतलब सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकते हैं, फिफ्थ में भी जा सकता है, उसकी मर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो कहीं पे भी एक्साइट होकर जा सकता है। लेकिन जब N1 की वैल्यू 1 होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज कहेंगे। मतलब जो आपको ये ब्लू कलर की सीरीज दिख रही है ये हमारी लाइमन सीरीज है, कि मतलब फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइट होकर 2 3 4 5 कहीं पे भी जा रहा है, इस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन। मतलब पहली ग्राउंड स्टेट, पहला शेल में से फिर वो किसी भी शेल में जा रहा है। दूसरा वो क्या कह रहे हैं? बाल्मर। बाल्मर क्या है? जब उसने जब वो उसका घर सेकंड वाली रो थी, मतलब जो सेकंड शेल था तब उसका जब घर था, तो हमारे पास बाल्मर आती है, बाल्मर सीरीज, और ये विजिबल रीजन में होती है, ठीक है। अगेन N2 की वैल्यू फिर कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, हमें कुछ उसका लॉजिक नहीं है। लेकिन एक्साइट ग्राउंड स्टेट स्टेबल रहेगा, दैट इज सेकंड वाला। तो मतलब जो आपको ये पिंक कलर की सीरीज दिख रही है ये हमारे पास बाल्मर सीरीज है, राइट। नेक्स्ट आती है जब N की वैल्यू 3 है तो हम उसको कहते हैं पास्चन, उसे हम क्या कहेंगे? पास्चन कहेंगे। और ये इंफ्रारेड रीजन, IR का मतलब क्या है? इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये है। अब उसका घर कौन सा हो गया? थर्ड रो उसकी घर होगी। एक्साइटेड स्टेट कैन बी 4 5 6 7 एनीथिंग, राइट। तो जब ये हमारे पास जो आपको ग्रीन कलर की सीरीज दिख रही है ये हमारी पास्चन सीरीज है, ये हमारी कौन सी है? पास्चन सीरीज है। नेक्स्ट है फोर्थ, मतलब कि जब हमारे पास N1 की वैल्यू 4 होगी तब हमारे पास उसे हम कहते हैं ब्रैकेट। अगेन N2 की वैल्यू कैन बी 5 6 7 8 समथिंग एल्स। तो जब हमारे पास इस सीरीज से, थर्ड सीरीज से, ठीक है, सॉरी फोर्थ सीरीज से हमारे पास मोशन आएगा, दैट इज जो आपको ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट सीरीज। एंड देन फिफ्थ वन इज पी फंड। पी फंड जो था, ये जो हमारे पास लास्ट वाली आपको ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, तो ये हमारी पी फंड सीरीज है, दैट इज इसके भी एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? ग्राउंड स्टेट फिफ्थ होगी, लेकिन एक्साइटेड स्टेट कैन बी 6 7 8 9 समथिंग एल्स, ठीक है। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट से आपको याद करना, ग्राउंड स्टेट अगर 1 तो लाइमन, ग्राउंड स्टेट 2 तो बाल्मर, ग्राउंड स्टेट 3 तो पास्चन, ग्राउंड स्टेट 4 तो ब्रैकेट, ग्राउंड स्टेट 5th तो पी फंड, ठीक है। हमें N2 से नहीं याद करना है, N1 से याद करना है। और उसका रीजन कौन सा है? UV, विजिबल, इंफ्रारेड। बाकी के जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो है इंफ्रारेड रीजन है। बाकी हमारे पास ऊपर वाला कौन सा? UV, और नेक्स्ट इज विजिबल रीजन। और जब स्पेक्ट्रम आता है वो ये आता है, और ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये स्पेक्ट्रम बनाना आ जाता है पेपर में 3 मार्क्स में, कि हमें बना के दिखाओ कि जब ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन कौन सी सीरीज बनती है। या फिर MCQs में आ सकता है ये कि लाइमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट कौन सा है, तो लाइमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या है? 1 है, राइट। तो ये आपके MCQs या स्मॉल 1 वर्ड क्वेश्चंस में भी बहुत इजीली पूछ लिए जा सकते हैं। नाउ आज के लेक्चर में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लिया, ठीक है। रिवीजन वीडियो लेक्चर 1 था ये, क्योंकि और हम लेंथ ही नहीं कर सकते। सो बेसिकली आज के लिए हमने हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया कि यहाँ से रदरफोर्ड मॉडल क्या क्या थ्योरी से जो बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करने वाली थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या था।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास आएगा रिवीजन वीडियो, उसमें हम बोहर मॉडल से नेक्स्ट का पार्ट कंप्लीट करेंगे टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Thank you from the World Students Co.